मैं भारत से मनोज मोक्षेन वातायन परिवार की ओर से सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वातायन मंच की आज 103वीं संगोष्ठी है। आज की यह संगोष्ठी प्रेमचंद की परंपरा के अमर कथाकार अमरकांत पर केंद्रित है। जैसा कि हमें विदित है, वातायन परिवार अपने मंच पर बहुरंगी इंद्रधनुषी कार्यक्रमों की बारात सजाता रहा है। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, काव्य पाठ, कहानी पाठ, नाट्य कलाओं, सांगीतिक उत्सवों आदि का लोमहर्षक सूत्रधार रहा है हमारा वातायन परिवार। इसी कड़ी में आज जो संवाद माला पिरोई जाने वाली है वह अत्यंत विशिष्ट होने वाली है। इस माला को सूरजपूर्ण संवाद से गूंथने वाली दो विदुषियां हमारे सामने हैं, डॉक्टर कुमुद शर्मा और प्रोफेसर रेखा सेठी, जो बेशक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोनों साहित्यकार हैं, गहन साहित्यिक विश्लेषक हैं। बहरहाल इस मंच से एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा की जानी है। आज हमें बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हिंदी के अत्यंत वरिष्ठ प्रोत्साहक और पत्रकार श्री जगदीश मित्तर कौशल जी का निधन हो गया है। वह लंदन में काफी समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और एक जुझारू पत्रकार के रूप में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को उल्लेखनीय विस्तार प्रदान किया है। वह प्रसिद्ध समाचार पत्र अमरदीप के कोई 3 दशकों तक संपादक भी थे। उनका जुड़ाव बीबीसी के हिंदी उद्घोषकों और समुद्र पारी तथा खास तौर से ब्रिटेन के हिंदी साहित्यकारों से रहा है। वह उदार हृदय और मानवतावादी शख्सियत थे। उनकी दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए वातायन परिवार प्रार्थना करता है। ईश्वर उनके शोकातुर परिवार को इस मुश्किल घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब मैं यह मंच आस्था जी को सौंपता हूं, जो इस कार्यक्रम की प्रस्तुता हैं और संचालिका हैं। आस्था जी। मनोज जी, आप ही कर रहे हैं प्रस्तुत। अच्छा, मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं प्रोफेसर रेखा सेठी जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आए और आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करें। प्रोफेसर। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। वातायन परिवार का धन्यवाद कि एक और कड़ी लेकर मैं आपके साथ हूँ इस स्मृति और संवाद श्रृंखला में। और स्मृति और संवाद श्रृंखला की परिकल्पना के लिए दिव्या जी का बहुत बहुत आभार। आज जिस कहानीकार पर हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं अभी जो सूचना मनोज जी ने दी, ध्यान में रखते हुए कौशल जी की स्मृति को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगी। मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हैं। आज का कार्यक्रम एक अलग ही मिजाज का होने वाला है, क्योंकि जिस कहानीकार पर, जिस कथाकार पर हम बात करने जा रहे हैं, मनोज जी ने जिक्र किया कि वे प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। कभी कभी मैं अपने आप से पूछती हूँ कि प्रेमचंद की परंपरा कौन सी है, क्योंकि नई कहानी के जिस दौर में अमरकांत लिख रहे थे, सक्रिय थे, वो आजादी के बाद का वो हिंदुस्तान था जो नए सपनों की अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन साथ ही साथ शहरीकरण के दबाव, अर्थतंत्र की मजबूरियां, व्यवस्था का वो रूप भी सामने ला रहे थे जिसमें सपने टूट रहे थे। प्रेमचंद कर्मभूमि उपन्यास में मुझे याद आता है कि एक पंक्ति है, वहां एक पात्र है अमरकांत और एक
महिला का बलात्कार हुआ तो प्रेमचंद ने अपने पात्र से एक पंक्ति कहलवाई कि अगर हम गुलाम ना होते, अगर हम पराधीन ना होते तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो आजादी से प्रेमचंद की भी बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन अब जो अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार जब कथा साहित्य में लिप्त थे तो वो देख रहे थे कि वो सपने टूट रहे थे, और ये कहना किसी भी कहानीकार के लिए या उपन्यासकार के लिए संभव ना था कि अगर हम पराधीन न हुए होते। तो आज एक स्वतंत्र भारत था, लेकिन मजबूरियां निम्न मध्य वर्ग की ज्यों की त्यों थी और दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो अमरकांत का ध्यान उस आम आदमी की तरफ था। जैसे गांधी कहते थे कि कोई भी समाज की परिकल्पना के लिए की कसौटी तय करो कि क्या सबसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी उसमें सुखी होगा, संतुष्ट होगा। तो लोकतंत्र का जो पैमाना अमरकांत ने तय किया वो भी लगभग यही था कि वो उन व्यक्तियों की कहानियां कह रहे थे जिसे आज हम द मार्जिनलाइज्ड, हाशियाकृत जन समाज कहते हैं। तो सच में सामाजिक अनुक्रम में सबसे निचले पायदान पर खड़ा था। चाहे उनकी कहानियां हो, जिंदगी और जोक, हत्यारे, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, उसमें आपको एक अलग अलग तरह की निम्न मध्यवर्गीय सपनों का ब्यौरा मिलता है, का लेखा जोखा मिलता है। वास्तव में ये कथा साहित्य उस युग का सामाजिक इतिहास भी है। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर कुमुद शर्मा, अमरकांत जी से उनका एक विशिष्ट संबंध है, इसलिए मैंने कहा कि ये सेशन जो है, आज का सत्र जो है वो कुछ अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बहुत निकट से देखना और एक प्राध्यापक और आलोचक होने के नाते एक साहित्यिक दृष्टि से देखना दो अलग अलग चीजें हैं। तो आज कुमुद जी को दो भूमिकाएं निभानी है, एक मतलब जो बहुत करीब से देखने की और एक बड़ी तटस्थता से दूर से देखने की। कुमुद मैम से मेरा भी एक बहुत करीबी रिश्ता रहा है कि मतलब वो मेरी टीचर भी रही हैं और आज साथी भी हैं। उनसे वो साथीपन और दोस्ताना संबंध हमेशा से मिले, उसके लिए उनका आभार। और आज इस मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। अमरकांत जी की पुत्रवधू है वे। तो कुमुद जी, मैं पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं बहुत विद्वजन हैं और उम्मीद करती हूँ कि अमरकांत जी को उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन एक व्यक्ति रूप में शायद ना जानते होंगे। तो आप थोड़ा सा क्या शुरुआत में बताएंगी कि अमरकांत जी घर में कैसे थे? रेखा, आपने जो परिचय बाबूजी का दिया और मेरा दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने भूमिका बांधी है और मुझे लगता है कि चर्चा भी आपके रहते हुए, क्योंकि आप मेरी शिष्या भी रही हैं और आप दोस्ताना संबंध है, तो बहुत मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। आपने घर की बात की है कि घर में वो कैसे थे, और आप मुझे विगत जीवन की स्मृतियों में ले गई हैं। और विगत जीवन की स्मृतियां जब बहुत कुछ ऐसी उसमें संपदा होती है तो आपको वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय उस प्लेटफॉर्म पे चली गई हूँ जहां मैंने पहली बार बाबूजी को देखा और उनके दर्शन किए। और वो समय था जब मैं एमए की विद्यार्थी थी, एमए फाइनल में आ गई थी। और एमए प्रीवियस में जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो उस नाते जो है मेरा एक इंटरव्यू मनोरमा में छपा था। और इस दौरान एमए करते हुए ही एक प्रकरण ये हुआ कि उनके बेटे से मेरी मुलाकात हो गई थी।
और प्रेम जो है बहुत चुपके से आपके जीवन में चला आता है, बड़े अप्रत्याशित तरीके से आता है, आपको पता भी नहीं लगता है। तो कहीं वो आकर्षण और प्रेम का बड़ा शुरुआती दौर था, लेकिन उस शुरुआती दौर में जो उनके बेटे की तरफ से, जो अरुण जी की तरफ से मेरे पास प्रेम प्रस्ताव आया था, उसमें आपने देखिए कि शादी की इच्छा भी शामिल थी। और मैं एक बहुत कट्टर ब्राह्मण परिवार से थी, जहां मेरे लिए सोचना भी गुनाह था। और मैंने ये संदेश भिजवा दिया था उनके बेटे तक कि भाई ये बिल्कुल असंभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, और मैं लिखने पढ़ने वाली लड़की हूँ, और मुझे अपना करियर बनाना है, और इसको यहीं पर विराम दे दिया जाए, विराम दे दें। लेकिन दिमाग से ज्यादा, मतलब दिमाग जो है जबान से कुछ और कहलाता है, लेकिन दिल है आपके पास जो कि मानता नहीं है। और कहीं ना कहीं आकर्षण और प्रेम को मैं बराबर महसूस भी कर रही थी। तो मनोरमा में मेरा इंटरव्यू छप चुका था, और जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो मुझसे सीनियर थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और वो मनोरमा कार्यालय के लिए काम कर रही थी। तो एक दिन वो बोली कि मैं उधर जा रही हूँ, वहां से जो है साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन जाना, हम लोग अक्सर साथ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि बीच में मुझे मनोरमा के कार्यालय जाना है, तुम चलोगी? तो मैंने धीरे से हामी भर दी, और हम मनोरमा कार्यालय पहुंचे, जहां पर बाबूजी उस समय मनोरमा के संपादक थे माया प्रेस में। तो जब गए तो 2-3 लोग और भी थे, साथ में चले आए थे, सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी सामने जाकर बैठी। और उस समय तक मुझे मालूम नहीं था कि अपने बेटे और मेरे बीच कुछ इस तरह की बात है, उनको उसका ज्ञान है या नहीं है। मैंने देखा बहुत धीर गंभीर और बहुत कम बोलने वाले, और मेरा परिचय कराया गया कि ये कुमुद शर्मा है, जिनका इंटरव्यू छपा था, और बाबूजी को तो सब जान ही गए थे कि यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए सामने वो अमरकांत जी हैं। तो सब लोग ऑटोबायोग्राफ, मतलब ऑटोग्राफ उनका ले रहे थे। तो बाद में मैंने भी एक सादा सा कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया, और जब बढ़ाया तो उस पर उन्होंने एक लाइन लिखी कि आइए, मुझे अभी तक याद है वो, कि आइए हम मेहनत, लगन और परिश्रम से काम लें। और जब मैंने वो बढ़ाया था कागज, तो एक संकोच था, तो मैंने उनके सामने वो नहीं पढ़ा, घर आकर पढ़ा। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है। मैंने बाद में पूछा उनके बेटे से, तो बताया गया कि नहीं, उनको कुछ पता लग चुका है। और उसके बाद मैंने उनके समूचे साहित्य को हिंदी साहित्य सम्मेलन में जाकर के पढ़ डाला। और सूखा पत्ता उपन्यास में उर्मिला और कृष्ण का जो त्रासद प्रेम प्रसंग था, उसके आखिरी पन्नों को भी मैंने पढ़ा। तो मुझे ये एहसास हो गया था कि अगर ये प्रेम संबंध आगे बढ़ता है तो उसका समर्थन हमें मिलेगा, उनकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं होने वाला है, इतना मैं समझ गई थी। और सचमुच यही हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को बुला करके, जब उन्हें बाहर से पता लगा, तो थोड़ा सा उन्हें लगा कि बात मुझे बाहर से पता लग रही है, तो उन्होंने अरुण जी को बुलाया और कहा कि तुम एक प्रगतिशील पिता के बेटे हो, और ये बात मुझे बाहर से पता लग रही, बताओ क्या समस्या है। तो समस्या उनको बताई गई कि भाई अंतरजातीय विवाह के लिए पिता तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने स्वयं बेटे के विवाह का प्रस्ताव मेरे पिता के सामने रखा, और तमाम विरोध और विपरीत परिस्थितियों में उनके कारण ही, उनके समर्थन के कारण ये विवाह संभव हो सका। और विवाह के बाद जिन लेखक को मैंने उनकी रचनाओं को पढ़ करके जाना था, उनको मैंने एक व्यक्ति के रूप में जाना। वो पत्नी के लिए कैसे हैं, अपनी पत्नी के लिए ये जाना, पिता के रूप में कैसे हैं, ससुर के रूप में कैसे हैं, और जाना। इसके साथ ही मैंने जाना कि लेखन के प्रति उनका कमिटमेंट कैसा है। वो उनकी जो रचनाएं थी उनके माध्यम से भी पता लग गया था। लेकिन मैंने देखा कि व्यक्ति के रूप में बिल्कुल वो अलग है, और उनके लेखन से जो एक व्यक्ति की छवि उभरती है, उससे वो बिल्कुल अलग है घर पर। आप कुछ कह रही थी? हाँ। जी, मुझे ये जिज्ञासा हुई जानने की कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने अरुण जी से कहा कि तुम एक प्रगतिशील पिता के पुत्र हो, तो यानी अपनी जो पक्षधरता थी या प्रगतिशीलता थी, इस पर उनको काफी गर्व का अनुभव था, और आजीवन उन्होंने इस चीज को निभाया। ऐसा मतलब इन मूल्यों को उन्होंने अपना जीवन मूल्य बना लिया था, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी रेखा यहाँ पर खास तौर पर कि जब हम लोग म्यूट हो गई हैं, लगता है आपका प्रोफेसर कुमुद शर्मा आवाज नहीं जाता।
मैम आपका कनेक्शन शायद कट गया है। खैर जब तक ये जुड़ती हैं मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। अमरकांत जी जिस समय लिख रहे थे उस समय एक तरफ राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर की त्रयी सक्रिय थी। दूसरी तरफ निर्मल वर्मा लिख रहे थे, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी लिख रहे थे, भीष्म साहनी लिख रहे थे। स्त्री रचनाकारों में मनु भंडारी, ऊषा प्रियंवदा, कृष्णा सूक्ति के नाम चर्चित थे। उन सबके बीच में अमरकांत की अपनी एक अलग छवि और कहानी को एक अलग पड़ाव पर ले जाने का काम उन्होंने किया। 3-4 कहानियां जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, 50 कलेक्ट्री, हत्यारे, ये एक ऐसी लैंडमार्क कहानियां हैं कि कोई भी अगर हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहता है या हिंदी में कथा साहित्य पढ़ता है तो इन चारों कहानियों को पढ़े बिना आप कहानी को नहीं जान सकते। मैंने इनकी रचना प्रक्रिया के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा, उस पर मैं कुमुजी आ जाए फिर बात करूंगी, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं इन 3 कहानियों के बारे में बताना चाहूंगी। दोपहर का भोजन स्त्री की कहानी है। इसको सबसे पहले मैंने पढ़ा तब मेरी उम्र 19 साल थी और मैं कॉलेज की विद्यार्थी थी। ये हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर में कहानी लगी। कहानी का जो मूल कथ्य था वो एक स्त्री के बारे में था जिसके घर पर जिसके पति की छटनी हो गई है, एक बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, मतलब बहुत ही निम्न मध्यवर्गीय परिवार। रेखा माफी चाहूंगी, टेक्निकल व्यवधान इसमें आई जाते हैं ऑनलाइन में। जी आप मुझे लगता है कि दोपहर का भोजन की चर्चा कर रही हैं शायद। जी बिल्कुल, हाँ। तो मैं सिद्धेश्वरी की बात कर रही थी, उसमें जो स्त्री है, और मतलब मुझे जो बात हमेशा हैरान करती है कि जब हम स्त्री विमर्श या स्त्रीवाद की बात करते हैं तो स्त्री लेखन के माध्यम से स्त्री के जीवन को समझने की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत खास बात है कि अमरकांत जी की कलम से निकली, लेकिन एक स्त्री के जिस दुख दर्द को, जिस तनी हुई रस्सी पे वो अपने जीवन का संतुलन बैठाती चलती है और परिवार को बांधे रखती है, जिस दयनीयता को अपने दिन प्रतिदिन जीवन में जिसका साक्षात्कार वे करती है, ये उस सिद्धेश्वरी की कहानी है। मुझे लगता है कि हर स्त्री कहीं ना कहीं सिद्धेश्वरी से खुद को आइडेंटिफाई करती है। मैं तो बहुत करती हूँ। मुझे लगता है कि जो पुल वो बनने की कोशिश परिवार में करती रहती है, तो हर दिन एक वैवाहिक जीवन जीते हुए भारतीय स्त्री अपने आप को उसी स्थिति में पाती है। तो आप इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? ये कहानी कैसे बनी? बिल्कुल रेखा, आपने शुरुआत में भूमिका में ही इस बात को जाहिर किया था कि अमरकांत दरअसल आजादी के बाद का जो भारत है और आजादी के बाद जो एक असमंजस की मानसिकता बनी और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो विसंगतियां आई, उनको अपनी कलम की नोक पर लेने वाले रचनाकार हैं। और हाशिए के समाज की आपने बात कही कि आम आदमी जो है उसकी पीड़ा, उसकी जिंदगी की जो त्रासदी उसको अभिव्यक्त करते हैं अमरकांत। तो जो दोपहर का भोजन है, इसकी चर्चा अक्सर घर पर होती थी। हम लोग जब जाते थे इलाहाबाद तो अक्सर बैठते थे परिवार में, तो बात होती थी। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि सिर्फ जो है उनके किसी मित्र ने बताया था कि किसी के घर जाकर के सिर्फ आप ये देखिए कि भूख क्या होती है। तो भूख क्या होती है, केवल ये वाक्य था जो उनके कानों में पड़ा, और उस भूख क्या होती से ही पूरी कहानी बनी। और ये मैं बताऊं कि अमरकांत जी का अपना जीवन जो है बहुत संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है, और ये अलग कहानी है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी कि संघर्षों की राह जो है बाबूजी ने खुद चुनी थी। अगर चाहते तो बहुत आरामदेह जिंदगी को जी सकते थे वो,
लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना और उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना लेखन के लिए। लेखन के प्रति जो उनका कमिटमेंट था उसके लिए उन्होंने वो रास्ता चुना। तो ये जो कहानी है दोपहर का भोजन, इसमें मैं, आपने सिद्धेश्वरी की बात कही, जब सिद्धेश्वरी की बात मैं करूंगी तो मैं चाहूंगी कि उसमें मैं बताना कि सिद्धेश्वरी मेरी जो सास हैं, सास थी मेरी, उनसे उनका चरित्र बहुत मिलता जुलता है। और बाबूजी जीवन का टुकड़ा उठाते रहे अपनी कहानियों में, और जीवन का टुकड़ा वो इस तरह से उठाते थे कि वो कभी भी आत्मगत सत्य नहीं हो सकता था और वो पूरे समाज का वो सत्य हो जाता था। तो वो जो सिद्धेश्वरी है वो सचमुच आपने ठीक कहा, एक जो भारतीय नारी है उसके त्याग का, उसके बलिदान का, और तमाम विपरीत परिस्थितियों में एक स्त्री जो है पूरे परिवार को एक बांधने का जो एक सूत्र बनती है, उसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी रेखा यहाँ पर कि ये कहानी, स्त्री विमर्श की हम बात बहुत करते हैं इस, और हम लेखिकाओं के संदर्भ में उसको देखते हैं, लेकिन आपने बाबूजी की बात कही, मैं कहूंगी कि जैसे कमलेश्वर ने जो है देवा की माल लिखी, और जो है इन्होंने धर्मी भारती ने गुल की बन्नो लिखा, जो लेखक है उन्होंने भी स्त्री की त्रासदी का बहुत मार्मिक चित्रण किया है, और ये दोपहर का भोजन भी स्त्री की त्रासदी का बहुत मार्मिक चित्रांकन है। तो वो जो मैं इसको देखती हूँ कि एक महीन बारीक हिंसा की बेहतरीन कहानी है। यहाँ पर आप देखिए सिद्धेश्वरी की कोई पिटाई नहीं हो रही है, घर में उसको पति कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बराबर एक खास तरह की महीन हिंसा की मार बराबर उस पर पड़ रही है। जिन बच्चों को एक स्त्री ने जन्म दिया है, जो उसकी कोख से पैदा हुए हैं, और कितनी बड़ी विडंबना है कि वो उनको भोजन नहीं दे पा रही है, पेट भर के भोजन नहीं दे पा रही है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप देखिए सारा अपराध वो कहीं उसके भीतर है। और वो बाद में कहानी के अंत में जो उसके आंसू हैं, जी वो जी आपके जी साथ ऐसा लगता है कि आजीवन रह जाते हैं। बिल्कुल रह जाती। और जब भी मैं इस कहानी को पढ़ाती हूँ रेखा, कितनी बार पढ़ाती हूँ, अंत में मेरी आंख में आंसू आ जाते, मेरे नहीं बहुत सारे लोगों की आंख में आंसू आ जाते होंगे कि भारतीय स्त्री के त्याग, उसकी विडंबना, उसके बलिदान की ऐसी अमर गाथा है ये अकेली कहानी। और आपने और भी कहानियों का नाम लिया, हत्यारे का नाम दिया, डिप्टी कलेक्ट्री का नाम लिया। मैं कहना चाहूंगी ये 3 कहानियां जो है, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोग, जिंदगी और जोग, हत्यारे को भी निकाल दीजिए, जिंदगी और जोग, तो 3 कहानियां भी ले लीजिए तो वही अमरकांत जी को अमर कर देती हिंदी कथा साहित्य में, चंद्र शर्मा गुलेरी की तरह। उनको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आजीवन लिखते रहे, लेखन के लिए उनका जीवन पूरी तरह समर्पित रहा। मुझे एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है कि जैसे मैं दोपहर का भोजन की कहानी के अंत की बात कर रही थी कि सिद्धेश्वरी के आंसू, उसमें डिप्टी कलेक्ट्री में भी उसका असफल हो जाना और पिता का ये देखना कि मतलब उसका पुत्र सांस ले रहा है यानी जीवित है या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब जो भयंकर निराशा, और उसके बीच में जो ये जो अंत है ये आपको इतना बेचैन कर देता है। और मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये उस समय का एक सामाजिक दस्तावेज है। ये जो सारी कहानियां हैं कि जो आजाद हिंदुस्तान के लोग थे किस संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था, क्या उनके साथ हो रहा था। शिक्षित युवकों के लिए बेरोजगारी की जो एक मतलब दोपहर का भोजन में भी उनके बच्चे या मुंशी जी खुद जो है अपनी नौकरी नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए परिवार एक भयंकर अर्थ संकट से गुजर रहा है। और यही कि मतलब सबको पता है कि 2 ही रोटी है खाने को, अगर किसी ने ज्यादा ली या पेट भर खाना खाया तो दूसरा भूखा रह जाएगा। लेकिन उसमें ये जो माँ का आग्रह है कि 1 रोटी और ले लेते, तो मतलब जब मैं शुरू में बचपने की बात है बहुत ही कि जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि जब सबको पता ही है तो माँ ये इसरार क्यों कर रही है। तो तब मैं शायद उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाई, मतलब पहली रीडिंग में। लेकिन अमरकांत की जो कहानियां हैं
हर रीडिंग के साथ खुलती जाती हैं, अपना नया अर्थ देती हैं, और फिर वो आप उस कहानी के साथ हो लेते हैं और लंबे समय तक आपकी स्मृति में वो दर्ज रहती है। तो डिप्टी कलेक्ट्री में भी उसका कलेक्टर ना बन पाना, उसका ये सपनों का जो बिखर जाना है, ये जो तनाव है, ये कहानी को एक अजीब ऐसे मतलब मैं कहूंगी कि ये तनाव से भर देता है, जो जो चरम बिंदु जो है वो आपके साथ रहता है, और वो बहुत सुखद आशावादी नहीं नजर आता। तो एक तरफ तो ये निराशा सी दिखाई देती है, और एक तरफ जिंदगी और जोक है, जिसमें कि हर हालत में रजुआ जो है जिंदगी को बचाए रखना चाहता है। तो अमरकांत जी किस तरफ थे? मतलब क्या वो निराश थे उस समय की पॉलिटिकल स्थितियों से, सामाजिक स्थितियों से, या उनको ये उम्मीद और आस बाकी थी कि कुछ होगा और परिवर्तन होने वाला है, या जीवन इस सब के बावजूद भी जीवन सुंदर है, खूबसूरत है, जीने योग्य है? देखिए, जो सवाल आपने मुझसे किया है रेखा, बहुत कुछ आपने इसका जवाब सवाल के भीतर ही दे भी दिया है। मैं इसको अपनी तरह से देना चाहूंगी। देखिए, दोनों ही कहानियां अपने अपने तरीके से अपने अपने सच को बयान करती हैं। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी जो है, आजादी के बाद का जो मोहभंग है, सपने के टूटने की कहानी है। आज हमने आजादी जो एक लंबी लड़ाई के बाद जो है हासिल की थी, और जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इसके साथ साथ हमने बहुत सारे स्वप्न देखे थे कि देश आजाद हो जाएगा। और लोकतंत्र जब आया तो लोकतंत्र ने आपको बड़े लुभावने सपने दिखाए कि ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, इस तरह की तस्वीर हमने देखी थी। और कुछ समय तक, क्योंकि हमें ये पता था कि ये लोकतंत्र है, तो ये भी शुरुआती दौर में जो 4-5 साल, 7-8, 10 साल थे, वो ये दौर ऐसे थे कि हमें लगा था कि नहीं, ये अभी शुरुआत है। लेकिन हमारे जो सरोकार हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सरोकार इतने बड़े हैं कि हम इन विसंगतियों से हम उबर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नेहरू और गांधी का असमंजस सामने आने लगा, उनकी टकराहट सामने आने लगी, इसके बावजूद जो आर्थिक आधार पर जो है एक तरह से बिखरता हुआ समाज आपको दिखाई देने लगा, तो और जो प्रथानुगामी सामाजिक संस्थाएं थी वो नई सामाजिक संस्थाओं से टकराने लगी, एक संक्रमण की स्थिति वहां पर आने लगी, और सपने निम्न मध्य वर्ग के सपने लगातार टूटने लगे। तो वहां पे एक निराशा का, एक हताशा का जो माहौल बना उस समय, वो डिप्टी कलेक्ट्री में आपको दिखाई देता है। और हमारे जो भारत की जो जमीन है, हम जो भारतीय हैं, वो संघर्ष करना जानते हैं। अब आप देखिए कि उसमें भी आप संघर्ष करते हैं। तो आपने जिंदगी और जोक की जो बात कही कि हम ऐसे लोग हैं, और खास तौर पर अमरकांत के स्वयं के भीतर, अमरकांत जी के भीतर, स्वयं बाबूजी के भीतर संघर्षों को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक थी। और जो संघर्ष को सहन कर सकता है वही जीवन की लड़ाई लड़ भी सकता है। तो हमारे भारत के जो लोग हैं, जिनको उनके भीतर, आम आदमी के खास तौर पर संघर्ष करने का मादा बहुत है, और उसी संघर्ष करने के मादे को, उसी क्षमता को रजुआ के माध्यम से यहाँ पे चित्रित किया गया है। आप याद कीजिए, आपको फणीश्वर नाथ रेणु का विदापत नाच जो है वो रिपोर्टाज भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि वहां पर भी किस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वो एक नाच के माध्यम से थोड़े क्षण के लिए लोग जो एक मोहक क्षण जो है प्रेम का वहां जुटा लेते हैं और उसमें खुश हो लेते हैं। तो रजुआ भी देखिए कि तमाम उसको किस तरह से एक जानवर की तरह से लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जीवन के लिए छोटा छोटा से कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ लेता है। तो इस तरह से वो एक अद्भुत जिजीविषा की कहानी है, जो जिंदगी और जोक है। उसके अंत की लाइन आप पढ़िए कि वो जिंदगी उससे, या वो जोक की तरह जिंदगी से चिपका हुआ था। तो एक आस्था और विश्वास की कहानी है कि वो संघर्ष कर रहा है, वो इतना जो है मरता नहीं है उसमें। और तमाम कहानियों में आप देखिए, वो बहुत सारी रचनाएं ऐसी है कि ये जोड़ आपको और जगह भी मिलेगा। रेखा जी, मेरा एक ध्यान आ रहा था, मैंने एक लेख में पढ़ा था कि अमरकांत जी, मतलब हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि एक सिटिंग में कहानी लिखी जा सकती है। तो मैंने कहीं मतलब पढ़ा था कि उन्होंने लिखा
कि उनको 1 महीना लगा था इस कहानी को पूरा करने में। तो मैं चाहूंगी कि अगर उनकी क्या रचना प्रक्रिया थी, कैसे कहानी वे चुनते थे, और 1 महीना जो उन्होंने इस कहानी पर लगाया, और शायद कुछ ऐसा भी था कि उस समय वे अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी नियम से हर रोज लिखते थे, और 1 महीने में ये कहानी पूरी हुई। और उसके बाद शायद उन्होंने ये कहानी जब भेजी तो इस कहानी पर उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी मिला बाद में। जी जी जी, खैर इस कहानी पर तो उन्हें बहुत सारे बहुत आदर मिला, सम्मान मिला। आपने कहा कि वो एक ही सिटिंग में कहानी लिख लेते थे, लेकिन रेखा ये सारी नहीं, वे नहीं लिखते थे। मैं कह रही हाँ, कि हम लोग ये समझते हैं कि एक सिटिंग में कहानी लिखी जा तो सकती ये है, जो बात है कि लेकिन ये कई बार लेखक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई कहानी एक सिटिंग में लिख लेता है और किसी कहानी में वो महीनों लगा देता है। तो मूड जब बनता है तभी आदमी लिख पाता है। तो कई रचनाओं के लिए तो उन्होंने सालों लगाए हैं, लेकिन कुछ रचनाएं मैं बता दूं कि कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आई बाबूजी के जीवन में जहां आर्थिक जरूरत इतनी बड़ी चीज हो गई कि उन्हें फटाफट उसके लिए लिखना पड़ा, क्योंकि पैसे की जरूरत थी और बहुत जल्दबाजी में रचनाएं लिखी गई। और लेकिन जब ऐसी जल्दबाजी नहीं थी तो बहुत धैर्य के साथ उन्होंने रचनाएं अपनी लिखी। जहां तक आपने बात कही कि उनकी रचना प्रक्रिया कैसी थी या वो कैसे लिखते थे, तो मैं आपको बता दूं कि बाबूजी को डायरी लिखने की आदत थी, और वो डायरी लिखा करते थे कि भाई जो भी कुछ हुआ, किसी से उनकी मुलाकात हुई, किसी से कोई बात हुई, कोई उनकी बात दिल को चुभ गई, या कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, वो सब डायरी में लिखते थे। और उनके लेखन की शुरुआत भी अगर मैं कहूँ तो बड़ा रोचक सा प्रसंग है वो, कि वो डायरी ने उनकी बहुत सहायता की थी। मैं यहाँ पे थोड़ा रोक के रचना प्रक्रिया पे बाद में बात करूंगी, ये प्रसंग आ गया तो रेखा यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि बाबूजी जिस परिवार से थे, वो बलिया का एक मशहूर परिवार था। उनके जो पिता थे वो वकील थे बहुत बड़े, और एक बहुत संपन्न घराना था उनका, और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, और सनातन व्यक्ति के सनातन प्रकृति के व्यक्ति थे। सनातन धर्म में उनका विश्वास था, शिव और राम की वो पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, और उनके पिता बहुत अच्छा गाते थे। और जो गायन है, गायकी जो है उन्हें विरासत में मिली थी, और बाबूजी भी बहुत अच्छा गाते थे। तो जब वो पत्रकार बने और सैनिक उन्होंने आगरा में वहां पर आए, तो प्रगतिशील लेखक संघ की कुछ गोष्ठियां होती थी डॉक्टर रामविलास शर्मा के यहाँ, तो वो जाने लगे उसमें। तो जब वो जाने लगे तो जिनके साथ जाते थे तो वो ये कहते थे कि भाई ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो सब लोग उनसे गजल की फरमाइश करते थे। तो उन्हें शुरू में तो उन्होंने गजल सुनाई, गीत सुनाया, लेकिन बाद में उनको थोड़ा सा खराब लगने लगा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कहीं हिंदी की सेवा का या साहित्य के प्रति उनका रुझान था शरद चंद्र को पढ़ते हुए। तो उनको उस समय लगा था कि मैं शरद चंद्र की तरह रचनाएं लिखूं, रोमांटिक रचनाएं। तो उसके बाद वो घर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं गजल और गीत सुनते हैं। उन्होंने डायरी निकाली, और डायरी में एक पूरा ये प्रकरण था कि वो कोई इंटरव्यू देने स्वयं गए थे, तो वो सारे इंटरव्यू का वो उन्होंने लिखे हुए थे प्रसंग जो, और वहां से उन्होंने इंटरव्यू नाम की कहानी लिखी। और जब वो गए गोष्ठी में, तो उन्होंने जब ये कहा कि सबने गाने की फरमाइश की, तो बाबूजी ने कहा कि मैंने गाना नहीं मैं सुनाऊंगा, आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो इस प्रसंग का वो जिक्र ऐसे करते हैं कि जब मैंने कहा कि मैं कहानी सुनाऊंगा, तो लोगों ने ऐसे उनको घूर के देखा कि जैसे उन्होंने अपनी जेब से कोई पिस्तौल निकाल ली हो। और उसके बाद जब उन्होंने कहानी सुनाई तो उसकी प्रशंसा हुई, और उन्हें लगा कि वो कहानीकार बन गए। उसके बाद उनका कहानी लिखने का जो है क्रम जो है आगे बढ़ने लगा, प्रशंसा होने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे और कहानियां उनकी आई। तो इस तरह से बहुत अच्छा गाते थे। और मैं उनसे पूछती हूँ, अगर आप कहानीकार नहीं बनते तो क्या होते? वो कहते मैं गायक बन सकता था। और राजनीतिक जीवन में भी जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। गांधी से, नेहरू से बहुत प्रभावित थे, और स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, मतलब और बकायदा वो जो है उनको पकड़ने के लिए घर पर पुलिस आई, और जो तीसरे नंबर के जो भाई हैं उनके, उनको पकड़ के बनारस की जेल में वो लेके चली गई। 11 वर्ष के थे वो, और बाबूजी फरार रहे। तो राजनीतिक जीवन भी उनका रहा, राष्ट्रीय चेतना में पूरी तरह डूबे हुए कि देश को आजाद कराना यही लक्ष्य है, सब कुछ भूल गए थे वो।
लेकिन बाद में जो मैंने प्रसंग बताया आपको, उन्होंने कहानी लिखनी शुरू की और धीरे धीरे लेखन में वो गंभीर होते चले गए। और रचना प्रक्रिया की जहां तक रेखा बात करती, तो उन्होंने हमेशा लेखन में जीवन की वास्तविकता को पकड़ने की कोशिश की है। और वे कहते थे कि किसी भी जो लेखक है उसकी सफलता ये है कि जीवन की वास्तविकता को, जीवन का जो आंखों देखा टुकड़ा है, उसको वो कितने खरेपन के साथ अपनी रचनाओं में व्यक्त कर पाया है। और इसके साथ ही संवेदना की जो गहन संश्लिष्टता होती वो कैसी है, ये भी देखा जाना चाहिए। तो उनके लिए जो रचना है वो यथार्थ की सृजनात्मक अभिव्यक्ति रही हमेशा से, और वस्तुपरकता को उन्होंने श्रेष्ठ रचना का प्राण कहा है। और उनका मानना था कि अगर आप अपने निजी जीवन को भी कभी व्यक्त करते हैं, तो निजी जीवन तो आपका आता है रचनाओं में, क्योंकि वो आपका बड़ा, आपकी ऐसी खाती है आपका निजी जीवन की वहीं से आपकी रचना जन्म लेती है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो वो कहते थे कि निजी जीवन भी है, तो निजी जीवन भी आपके का रचनात्मक वैशिष्ट तभी उसमें आएगा जब वो पूरे समाज की सच्चाई बनकर के उभरेगा। तो रचना कल्पना के आधार पर जन्म नहीं ले सकती है, जीवन से रूबरू होकर के आपकी रचना जो है एक रचनात्मक या सृजनात्मक ऊंचाई प्राप्त कर सकती है, ये उनका मानना था। और उनके लिए हम आइडिया की बात बहुत करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडिया की बात करते हैं रचना में। तो मैं अगर बाबू जी की बात करूं तो आइडिया और विचार मैं देखती हूँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो कहते थे कि बिना विचार के तो रचना संभव ही नहीं है। और मैं भी ये मानती हूँ कि विचार आपकी रचना के लिए ऐसा है जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, बिना विचार की कोई रचना नहीं हो सकती, उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात आती, विचारधारा की बात आती, उनका कहना था कि विचारधारा जो है रचना के भीतर अंदर होती है, अंतः क्रिया में अगर आप ढूंढ लीजिए तो ढूंढ लीजिए, लेकिन अगर आप उसको आरोपित करते हैं तो वो विचारधारा का बहुत भोंडा प्रचार है, वो साहित्य का उद्देश्य नहीं है। तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन को गहरी संवेदना के साथ, जीवन के बिल्कुल रियल टुकड़े को आप सामने रखें, और जितना विचार का सशक्त होगा उतनी रचना आपकी सशक्त होगी। जी, आपने एक तरह से ये एक छोटे सी बातचीत के टुकड़े में अमरकांत को समझने के कई सूत्र रख दिए। अगर मैं मतलब उसका संक्षिप्त रूप में फिर से उसको दोहराना चाहूं, तो आपने कहा कि उनके लिए यथार्थ की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति रचना है। आपने कहा कि उसके प्रति एक वस्तुपरकता, मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता, निष्पक्षता सब होना चाहिए। विचार उसके केंद्र में हो और विचारधारा उसमें विन्यस्त हो। तो इतनी जिसे कहना चाहिए कि विस्तृत रूपरेखा जिससे कि किसी भी रचनाकार का सृजनात्मक जीवन बनता है। लेकिन उस समय पर हम ये देखते हैं कि अलग अलग रचनाकार अलग अलग शैली से लिख रहे थे। जैसे एक छोर पर निर्मल वर्मा थे और दूसरी तरफ भीष्म साहनी। और मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि महिला रचनाकार उस समय कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, प्रियंवदा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, शिखर योशी, मतलब वो पूरा समय जो है ऐसे अलग अलग, जिन्हें हम स्टॉलवॉर्ड्स कह सकते हैं, ऐसे रचनाकारों से बना हुआ है। तो इन सब के बीच में अपनी जगह बनाए रखना, एक मुझे दो तरफ से बताइए। आप स्वयं आलोचक हैं, आप उन्हें उस कथा परंपरा में कैसे प्लेस करती हैं एक तरफ, और अमरकांत जी स्वयं इतने सारे रचनाकारों के बीच में अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी अक्सर वो बात करते होंगे अपने कंटेम्परेरीज, अपने समकालीन लेखकों के बारे में, तो अपने समकालीनों के बीच वो स्वयं को कैसे अलग पाते? रेखा, ये जो सवाल है तुम्हारा जो है बहुत देती हूँ मैं इसका जवाब। जो अमरकांत जी अपने को प्रेमचंद की परंपरा में रख करके देखते थे, और लोगों ने रखा, उनको लगता था यही उनके लिए सही दिशा भी थी। प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा से वो जुड़े हुए थे। अगर मैं कहूँ कि जैसे जो स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था, उसमें एक शुरुआत, अगर मैं उनके पूरे रचना फलक को अगर देखूं, पूरी रचनात्मक यात्रा को देखूं, अब देखिए कहाँ से उनकी शुरू हुई थी। शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी कि उन्होंने शरद चंद्र को पढ़ना शुरू किया,
मैंने बाबू जी के पिता की बात करी, जो बाबा थे, तो बाबा वकील थे और वो किसी क्लब के सदस्य थे, तो वहां से पुस्तकालय से 2 किताबें आया करती थी। तो वो तो पढ़ नहीं पाते थे, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, तो वकीलों से वो घिरे होते थे। लेकिन बाबू जी उस समय जो है वो किताबें लेकर के रात की धुंधली रोशनी में, लालटेन में वो पढ़ते थे उसको, और वहीं से उनका किताबों के प्रति, कह लीजिए साहित्य के प्रति। तो उन्होंने जब शरद चंद्र को पढ़ा, तो उसका वो वर्णन करते हैं कि शरद चंद्र को जब उन्होंने पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा कि नहीं, मैं भी लेखक हो सकता हूँ, मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक जगह वो जिक्र करते हैं कि वो सिर के ऊपर जो है पीपल के पत्ते जो है वो हवा की तरह से मतलब डोल रहे थे, कुछ इस तरह की बात है। और मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ ठीक वैसा ही। तो और उनके मन में काल्पनिक प्रेमिकाओं ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन का दौर आया और एकदम से उन्होंने अपने रोमांटिक वो भावुकता को झटका और उस समय वो राजनीति की तरफ आ गए, मतलब स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। और 46 में आके उनको लगा कि नहीं, अब आजादी मिलने वाली है। तब शादी के लिए भी, शादी के नाम पे वो भाग जाते थे घर से, तब उन्होंने किसी तरह शादी के लिए भी हाँ की। तो और उसके बाद फिर वो जब लेखन में आते हैं और आजादी के बाद के भारत को जब चित्रित करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे एक अपने जीवन के यथार्थ को प्रेमचंद पकड़ते हैं, तो उसी परंपरा में आकर के वो भी बिना किसी अपने समय का वो, यानी जिसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक प्रामाणिकता के बीच जिस यथार्थ को उपलब्ध किया बाबूजी ने, उस यथार्थ का साक्ष्य उनका साहित्य बनता है। तो इस तरह से वो प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ते हैं। और जहां तक मैं बात करूं हाँ उनके समकालीनों की जो बात है, तो मैं इस तरह से बाबूजी को बिल्कुल अलग करके देखती हूँ कि बहुत सारे आंदोलन आए कहानी में, आप भी जानती हैं, और मौसमी बुखार की तरह से वो आंदोलन आए और चले गए, फैशन की तरह से आए। बाबूजी ने अपने को किसी आंदोलन से नहीं जोड़ा और उससे बिल्कुल अलग रह करके बिना किसी साहित्यिक उठा पटक के किसको गिराना है, किसको उठाना है, किसकी प्रायोजित तरीके से चर्चा करवानी है, अपनी नहीं करवानी, इसमें वो कभी पड़े ही नहीं। बिल्कुल तटस्थ भाव से, बिल्कुल गंभीरता से, बिना ये चिंता किए हुए कि ठीक है प्रतिक्रिया सबको अच्छी लगती है, समीक्षा सबको अच्छी लगती है, आलोचना सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी उस तरह से प्रयास नहीं किए जिस तरह से दिल्ली में बैठ करके प्रयास होते रहे, वो उन्होंने कभी नहीं किया। तो उससे वो कोसों दूर रहे और उन्होंने अपनी जगह बनाई। हाँ, आप कुछ कह रही थी। साहित्य के जो भी सबसे बड़े पुरस्कार हैं, उन सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनको अपने उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। तो उनके जीवन में जी हाँ, तो उनके मन पर इस सब का क्या प्रभाव होता था? मतलब सम्मान मिलने से, जैसे ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान तो उन्हें 2009 में मिला और काफी बाद में जाके मिला है, साहित्य अकादमी भी काफी बाद में मिला है। तो कभी जी रेखा, कभी उन्होंने पुरस्कारों के लिए बाबूजी ने नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। और पुरस्कारों को लेकर के उनके मन में मैंने कभी कोई लालसा भी नहीं देखी। और मैंने बताया ना कि मैं अगर उनके व्यक्ति रूप को यहाँ चित्रित करूं तो आप हैरान होंगी कि मैंने उन्हें अपने जीवन में तमाम लेखकों से बिल्कुल अलग पाया है। कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, केवल उनकी जो ऊर्जा थी वो थी उनकी लेखनी। और उन्होंने लेखनी को अपने ऊर्जा की तरह अपने जीवन में इस्तेमाल किया और जो शक्ति अर्जित करते थे अपनी लेखनी से अर्जित करते, लिख करके उनको संतोष मिलता था। पुरस्कारों के पीछे तो कभी उन्होंने दौड़ लगाई नहीं, पुरस्कार मिले उनको वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने, मैं बताती हूँ कि बिल्कुल आप देखिए कि जीवन में कोई भी खुशी, देखिए हम भी खुश होते हैं, हमारे भी दुख और सुख जो है हमारे उस पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। बहुत से लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरा दुख और मेरा सुख तुरंत जो है मेरे चेहरे पर आ जाता है। लेकिन बाबूजी कब सुखी हैं, कब दुखी हैं, कब खुश हैं, कब नाराज हैं, कभी पता ही नहीं लगता था। बिल्कुल जो स्थित प्रज्ञ होता है
मतलब अगर मैं उनकी पुत्रवधू नहीं होती तो शायद अमरकांत जी का, बाबूजी का ये चरित्र या ये व्यक्तित्व मैं कभी जान नहीं पाती। मतलब मैंने उनको अपने जीवन में कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी मैंने उनको शिकायत दर्ज करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनको ये बातचीत करते हुए नहीं देखा कि फला को ये पुरस्कार मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको ये पुरस्कार मिल गया। जो तमाम रचनाकारों को मैं देखती हूँ, जब भी मिलते हैं, एक आदमी को पुरस्कार मिलता है तो उनकी शिकायतें जो है ऊंची हो जाती हैं, उनमें बिल्कुल भी नहीं था। और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो परिकल्पना है हमारे कि समभाव से जीवन को जीते चलो, सुख है दुख है उसको समभाव से वो जीते थे, घर में भी कोई नाराजगी नहीं। और अम्मा ने तो बहुत कठिन जीवन जिया है, कई बार अम्मा की शिकायतें होती थी बिल्कुल जैसे वो सुनते ही नहीं थे और बिल्कुल मुस्कुरा के रह जाते थे, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब कुछ जो वो जब करते थे अपने भीतर, वो केवल उनकी कलम के जरिए बाहर आता था, और इसलिए वो पूरी शक्ति के साथ आता था जो उनकी जबान पर नहीं आता था। मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है। हाँ, मुझे एक पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की याद आ रही हैं। वो अक्सर हम लोग उद्धृत करते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अमरकांत जी की जो सारी कहानियां हैं या उपन्यास हैं, उनमें जो शैली उन्होंने चुनी वो वैसी है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह, तो मतलब वो जीवन को ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करने वाली शैली। और हिंदी आलोचना में काफी समय तक ये द्वंद्व बना रहा कि कलावादी लेखक है और ये यथार्थवादी लेखक है, इस तरह का। लेकिन उन्होंने अपनी सर्जनात्मकता का जो शिखर निर्मित किया, वो जैसा आप बार बार कह रही हैं कि व्यक्तिगत जीवन जिस यथार्थ में बैठा हुआ था उसी को ज्यों का त्यों वो कहानी या उपन्यास में ले आए। विकिपीडिया पे उनका जो परिचय है वो बहुत अजीबोगरीब ढंग से शुरू होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि अमरकांत जी, क्योंकि उस समय नई कहानी में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर की त्रयी बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए उनको उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली या लोग उनको उतना नहीं जानते जितना कि वो जितना कि उनका अधिकार था या जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये परिचय जिसने भी लिखा है वो बिल्कुल कम जानने वाले ने लिखा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कई कहानी आंदोलन, वैचारिक आंदोलन आए और गए, लेकिन जो एक कहानीकार तब से लेकर आज तक स्थायी महत्व लिए हुए हैं, अमरकांत उनमें से एक है। और उनकी रचनाएं हर वर्ग के, मतलब मेरे लिए भी ये मजेदार सी बात, मतलब मार्क करने की बात थी कि मैंने देखा कि स्कूल की किताब में भी अमरकांत की कहानी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी उनकी कहानियां हैं, और उसके बाद उन पर इतना शोध भी हुआ। तो यानी जो इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी रेखा, तमाम जो है अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में उनकी कहानियां लगी हुई हैं भारत के बाहर। हाँ, और ये तब है जबकि उन्होंने कभी, जैसा आपने कहा कि किसी वर्ग के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रमोट करने की कोई कोशिश नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहूंगी रेखा, जो सादगी वाली बात आपने कही। मैं यहाँ भाषा शैली की बात आप कर रही है, मैं कहना चाहूंगी कि बाबूजी अपनी जिंदगी में एक मिनट के, अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इस बात के बाद फिर कुमुची उनके भी उत्तर देंगे। अब आप बताइए। जो सादगी की आपने बात की, तो मैं कहूंगी कि वो अपने शिल्प में भी सादगी के कायल थे और निजी जीवन में भी सादगी के कायल थे। और उनका मानना था बाबूजी का कि सादगी का अपना एक स्थापत्य होता है, और बाबूजी का लेखक बनने की महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त बाबूजी ने कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली थी। आपने पुरस्कार का नाम लिया, धन दौलत का कोई लालच नहीं था, साहित्य की दुनिया में बिल्कुल रमने वाले व्यक्ति थे। और अगर मैं शिल्प की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियों का जिक्र किया,
कि यहाँ आर्टलेस आर्ट जिसको कहा गया है, कला विहीन शिल्प, यानी उसके पीछे कोई कलात्मकता जैसी चीज के पीछे वो नहीं थे कि कलात्मक तरीके से वो लिखें, लेकिन वो सादे तरीके से भी जो उन्होंने लिखा, शिल्प विहीन शिल्प आप देखिए वहां पर, और भाषा इतनी जबरदस्त। अगर दोपहर के भोजन की पंक्तियां याद होंगी रेखा आपको, जहां वो लिखते हैं कि उस बच्चे का जिक्र जो कर रहे हैं कि उसका पेट जो है हंडिया की तरह फूला हुआ था और उसके पैर जो ककड़ी की तरह सिकड़े हुए थे। तो आप पूरा देखिए, पूरा एक अभाव का, भूख का पूरा एक चित्रण आपके सामने आ जाता है, बीमारी का। तो बिंब के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, छोटे छोटे बारीक से बारीक ब्यौरे वो ऐसे रखते थे एक सेंटेंस के माध्यम से कि वो बिल्कुल आपके वो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे छोड़ते थे कि बिल्कुल आप एक एक वाक्य से पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, माफ कीजिएगा। मैं चुप हो गई, मैं सोच रही हूँ कि सवाल होगा, सवाल नहीं तो मैं और कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जरूर जरूर, प्लीज आप बोलिए। हाँ, मैं एक चीज और कह रही थी कि हम उनकी बहुत सारी कहानियों की रेखा चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारी बहुत खूबसूरत कहानियां भी हैं जिनको हम छोड़ जाते हैं। जैसे असमर्थ हिलता हाथ है, लड़का लड़की कहानी है, या उनकी जो है बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, जो कि स्त्री की चेतना को अभिव्यक्त करने वाली कहानियां हैं। आज सेक्सुअलिटी की बात बहुत होती है। अगर आप मूस कहानी देखें तो मुनरी, मैं समझती हूँ कि मुनरी जो है सेक्सुअलिटी का जो है जिसका हम जिक्र करते हैं, उसकी शायद मुनरी का चरित्र वो पहला चरित्र है, कृष्णा सोप्ती से भी आने वाला पहला चरित्र है, उनके मित्रों मर्जारी से। तो उसको पढ़ करके देखिए। और स्त्री चेतना की तो ऐसी बढ़िया कहानियां उन्होंने लिखी हैं। स्त्री विमर्श के संदर्भ में अमरकांत की कहानियों पर काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये कहानियां ये बताती हैं कि एक साहित्यकार कैसे अपने पूरे वजूद में, अपने अस्तित्व से भी पार चला जाता है, और जिसकी रचना वो कर रहा है, मान लीजिए कि उसके बिल्कुल जैसे अंडर द स्किन मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, कि उस रचना का, उस पात्र के भीतर प्रवेश करके रचना करता है। तो लेकिन उनका अपने व्यावहारिक जीवन में और लेखन में बड़ा अंतर विरोध मैं देखती हूँ रेखा, क्योंकि घर पर मैं उनको देखती थी, मुझे लगता था बड़े उदासीन से हैं। चाहे वो मतलब लिखना है उनको तो लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए घर में, कोई भी स्थितियों पर उनका लेखन जरूर चलना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता था कि अम्मा कुछ बोल रही हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, लेकिन अम्मा का चरित्र तमाम तरह की कहानियों में जब आता है तो मुझे लगता है नहीं, कितने संवेदनशील मुझे कहानियों नजर आते हैं, लेकिन घर पर वो चीज मुझे नजर नहीं आती है। अब बीवी के खत इनकी कहानी है, आप पढ़ लीजिए तो मुझे पूरे वो खत, मुझे कहीं नहीं है कि वो अम्मा के खत हैं, वहां से ली गई कहानी है, वहां से बनाई गई कहानी है, लेकिन पूरा अम्मा का पूरा चरित्र मुझे वहां पे नजर आ जाता है। तो अम्मा जो मतलब मेरी सास जो है, उनकी तमाम कहानियों में है। और तो अपने जीवन के जो पात्र इर्द गिर्द, अच्छा उनकी एक और खास बात थी, मैंने कहा ना कि चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे उनके मित्र हो, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को भी अगर कहीं उन्होंने गलत देखा है तो वो परिवार भी उनकी लेखनी में आ जाता था। एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, उनका जाना और आना एक कहानी है उनकी, और ये कहानी उन्होंने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह था, और इस विवाह में उनके पिता गए थे, बाबूजी के पिता जो थे, मैंने अरुण जी के दादाजी, उसका शादी में गए थे। हमेशा शादी जो है बलिया में आकर के होती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर नहीं, अपनी लड़की की शादी यहाँ पे करेंगे। और वहां पर बाबूजी किस तरह से उपेक्षित हुए, उस पर वो पूरी कहानी है। और उस कहानी को मैं जोड़ना चाहूंगी उषा प्रेमवदा की वापसी, भीष्म साहनी की चीफ की दावत की कड़ी से। इतनी खूबसूरत कहानी है, और उसको पढ़ करके सब जान गए कि कहाँ किस पर लिखी गई है, लेकिन कभी परिवार में कोई वो टिप्पणी उन्होंने उनके मुंह से नहीं सुनी गई, या उन्होंने वहां पे इतने सूक्ष्म तरीके से उसको देखा है, महसूस किया है, किसी ने मतलब नोटिस नहीं लिया, लेकिन उनकी कलम से कहानी आ जाती है। तो बिना आपको पता नहीं लगेगा कि वो कैसे देख रहे हैं इस चीजों को, कैसे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपने आसपास के परिवेश को,
परिवेश को उन्होंने सृजित किया अपनी कहानियों में। तो अपने परिवेश को बहुत बारीक निगाहों से वो देखते थे और मन की गहरी संवेदनशीलता से जो है वो कहानियों को का विषय जो है वहां से चयन कर लेते थे उसका। आपको पता नहीं लगता था कि वो अगर अमरकांत जी आपके सामने बैठे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं और आप 2 घंटा उनके सामने बैठे हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो आप उनकी कहानी का पात्र कैसे बन जाएंगे। तो ये बड़ी खूबी थी उनकी। बहुत बहुत आपने मतलब इतनी सारी बातें जो कि खास तौर पे मेरे जैसे पाठक के लिए तो उनकी किताबों से तो परिचित है, लेकिन आज ऐसा लगा कि मैं अमरकांत जी को साक्षात जानती हूँ। नहीं तो एक तस्वीर का जो चेहरा था वही मेरे मन में बसा हुआ था। तो अभी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगी, अनिल जोशी जी हैं, जयशंकर यादव जी हैं, मिजोकामी जी हैं। अगर आप में से कोई टिप्पणी करना चाहे, शायद संध्या सिंह भी हैं, अनु भार्गव जी हैं, तो अगर कोई छोटी छोटी टिप्पणी, नारायण जी, तो अगर बिल्कुल 1-1, 1.5 मिनट में कोई आप टिप्पणी करना चाहें तो आपका स्वागत है। मैडम, मैं डॉक्टर जयशंकर यादव आपकी अनुमति से कुछ कहूं। जी, आप सभी को प्रणाम। विशेष रूप से आप सब दोनों मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और मैं गुरु रूप में आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक बहुत अच्छी चर्चा और पुरानी यादें हरी हो गई। जैसा मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा कि मेरा भी जन्म वहीं हुआ है जहाँ अमरकांत जी का है, 1 किलोमीटर का अंतर है, और मैं भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। अरे वाह। मुझे नहीं मालूम कि मैडम कुमुद जी वहाँ गई है या नहीं। मैं 10वीं तक वहाँ पढ़ा नगरा में, और जी, जी, जी। उनसे भी दरस परस का मुझे सौभाग्य मिला। बाद में इलाहाबाद में उनके एक साथ कथाकार कमलाकांत त्रिपाठी जी हैं, जो ताही घर के लेखक हैं। जी 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 जी। आयकर कार्यालय से वो चीफ कमिश्नर रिटायर होकर मेरे बगल में ही रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं, आंचलिक कथाकार हैं। तो अमरकांत जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उनका खेत, उनका खलिहान, हम उसी रास्ते से जाते थे, और क्या बोया गया, वहां पर क्या फसल उगा, अगली फसल क्या है, ये सब मेरी आंखों से गुजरा है। तो इतना कुछ है उनके बारे में कहने के लिए। और एक बात मैं कह दूं कि संयोग से मैं गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में था, और जिस दिन उनका देहांत हुआ, गांव में छुट्टी में गया था उस समय, तो मैं उनके घर भी गया उस दिन। हम लोग, मेरी मंशा ये है कि जो उनका पैतृक गांव है, अगर हो सके तो आप सब भी भ्रमण कीजिए, और वहाँ अगर कुछ स्मारक वगैरह बन सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बाकी बहुत कुछ कहना है, लेकिन और अधिक समय न लेते हुए मैं उस महान साहित्यकार की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आप सबके कृतज्ञता प्रकट करता हूं। धन्यवाद जयशंकर जी, धन्यवाद। अगर थोड़ा सा समय है तो जयशंकर जी ने जो बात कही है, मैं एक बहुत ही इस तरह की बात यहाँ बताना चाहूंगी। नगरा को लेकर के बाऊ जी का जो जुड़ाव था, उसको वो प्रसंग जो इसको खोलता है। हम गर्मी की छुट्टी में तो हमारा पूरा परिवार लगातार जाता था इलाहाबाद बाऊ जी के पास। तो कई बार अरुण आ जाते थे, हम और बच्चे रुक जाते थे, हम 3-4 दिन के बाद आते थे। तो अरुण जी चले आए थे, मैं वहां पर इलाहाबाद में थी। तो एक दिन बाऊ जी अपना टेबल एक थी और एक रैक होती थी उनकी किताबों की, तो टेबल पर बैठे वो, उनके हाथ में एक अंतर्देशी पत्र होता था, वो था, और वो उसको, मैंने बहुत सारे पाठकों के पत्र आते रहते हैं तो उसको हम उसी तरह से लेते थे। तो वो पत्र उनके हाथ में था और बाबूजी का चेहरा एकदम, मैंने कहा कि वो स्थित प्रज्ञ थे, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा सा उनके चेहरे पे कुछ तनाव दिखाई दिया और जैसे लगा कि बड़े दुखी से। तो मैंने बाबूजी से पूछा भी, मैंने कहा बाबूजी क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहा कि नहीं कुछ नहीं है। तो 1-2 दिन तक मैंने उनको बड़ा अनमनस्क देखा। तीसरे दिन शाम को मैं बैठी हुई थी और चाय हम पी रहे थे, तो बोल रहे, तो फिर खुद ही वो बोले कि तुम उस दिन पूछ रही थी ना कि क्या परेशानी है,
तो ऐसा है कि वो चिट्ठी आई थी और उसके साथ जो है एक चेक था। नगरा में जो हमारा जो खेत जो भी होगा वहां पर हमारे भाइयों ने, मतलब उनके भाइयों ने सब बेच दिया था। बाबूजी ने पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बेच दिया है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सालों से नगरा नहीं गया था और शायद मैं जाता भी नहीं, क्योंकि मेरी शादी के बाद जयशंकर जी मैंने भी नगरा नहीं देखा है और आपकी बात से मुझे लगा कि मुझे जरूर जाना चाहिए वहां। तो उन्होंने कहा कि मैं शायद जाता भी नहीं और बहुत सालों से मैं गया भी नहीं था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा क्योंकि सब कुछ बिक गया वहां का, आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे जड़ से किसी ने काट दिया। तो इतनी गहरी पीड़ा के साथ वो एक प्रसंग था, मैंने उन्हें देखा था, उन्हें नहीं जानना था, नगरा वो नहीं गए थे, बहुत सालों से नहीं गए थे, लेकिन मिट्टी से, अपनी जमीन से जो जुड़ाव था उसका जो है, उसकी पीड़ा मैंने उनको देखी। कहते हैं जैसे लगा मुझे जड़ से काट दिया गया। मिज़ुकामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मिज़ुकामी जी मैं कुछ देर के बाद जुड़ गया। जी नमस्कार। नमस्कार मिज़ुकामी जी, नमस्कार। कुमुद जी के एक शब्द, एक वाक्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भूख क्या होती है? ये बहुत दूर की बात नहीं है, वर्तमान में हो रहा है यूरोप के विकसित देश में। ये एक हत्यारे और तानाशाह के अभिलाषा के कारण, मात्र इसी कारण यूक्रेन में हो रहा है, नृशंस हो रहा है। मैं मुझे तो नहीं देख पाता। ये हत्यारे हैं पुतिन। तो कोई भी उस हत्यारे को नहीं मनवा सकते। और मोदी जी को बहुत अच्छा मौका था, वो डेनमार्क जाके अपने देशवासियों से बात करने से सीधे मॉस्को जाते और मोदी जी की बात को शायद पुतिन सुन सकते। अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी इसी वक्त चाहिए, उनकी बात वो कौन नहीं मानेगा? यही मुझे बहुत अच्छी टिप्पणी की मिज़ुकामी जी आपने। ठीक पता चलता है कि गांधी होने का अर्थ क्या है। गांधी शांति की उम्मीद है। तो बिल्कुल ठीक। हाँ, अनूप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे या अनिल जी? अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो कुछ कहना चाहें। वो जुड़े हैं पर रास्ते में है, वो कह रहे हैं बोल नहीं पाएंगे। अच्छा बोल नहीं पाएंगे। अनूप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी नमस्कार। नहीं अनूप मुझे जी कुछ नमस्कार। नमस्कार। नहीं मुझे कुछ कहना नहीं है, बस अपनी अज्ञानता बतानी है कि कुमुद जी को मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात भी हुई थी पहले, एक बार हमने मंच भी साझा किया था, लेकिन अमरकांत जी से रिश्ते के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि वो जुड़ी हुई हैं। तो वो आज पता लगा। और अमरकांत जी की तो मैंने कुछ पढ़ी हैं कहानियां और किताबें, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज का कार्यक्रम, धन्यवाद। थैंक यू अनूप जी। हमारी यही कोशिश है कि कम से कम हम एक लेखक को इस तरह प्रस्तुत करें कि उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा बढ़े। और आज क्योंकि आप हैं अनूप जी, तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कुमुद मैम के सामने भी कि अमरकांत जितने बड़े रचनाकार हैं, उस अनुपात में इंटरनेट पे उनसे संबंधित सामग्री कम है। तो आप जुड़े हैं तो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि नहीं, मतलब मैं हम अगर सब अब आप तो तुम्हें तो तुम ही कहूंगा मैं, रेखा। तो नहीं, तुमने ये कहा है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है कि हिंदी के कुछ चुने हुए साहित्यकारों की वेबसाइट बनाई जाए, डेडिकेटेड वेबसाइट। तो उसमें हम लोगों ने धूमिल जी की से शुरू किया था। हमने धूमिल जी पे हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, फिर नरेंद्र कोहली जी पे हम लोगों ने बना ली है, सुषम बेदी जी पे बन गई है, और अब धर्मवीर भारती जी की वेबसाइट पे काम चल रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि उस वेबसाइट का निर्माण जो है वो बहुत सरल तरीके से किया जाए, और
कोशिश ये है कि उस लेखक से जुड़ी जितनी भी सामग्री है वो सब एक जगह इकट्ठी की जाए प्रामाणिक तौर पे। तो जो भी प्रामाणिक जानकारी है और जो भी उनसे रिलेटेड है सब एक जगह इकट्ठी की जाए। तो अमरकांत जी की हम लोग कर सकते हैं, मैं कुमुद जी से बात करूंगा कि जी जी धन्यवाद। नारायण जी आप कुछ कहें? हाँ नारायण जी नमस्कार। नमस्कार नारायण जी। नमस्कार। अमरकांत जी मेरे बहुत पूर्व परिचित थे जी और मेरे विदेश जाने से पहले उन्हीं के कारण अरुण वर्धन से भी मुलाकात होती थी। मैं मॉडल टाउन में रहता था। जी 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 चूंकि ये लंदन से वातायन से हो रहा है, तो एक छोटा सा संस्मरण मैं सुनाऊं कि जो यूरोप में हिंदी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भारत की यात्रा पर आए, और एक बार मैं इलाहाबाद और अयोध्या की यात्रा में उनके साथ था। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो लोग दिखा रहे थे ये आनंद भवन ये और ये घाट। तो मैंने कहा कि अमरकांत जी से इन लोगों की मुलाकात कराऊं। तो लोग एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के थे वहाँ प्रोफेसर, उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि मुझे फोन दो। मैंने फोन किया तो कहा कि आप तो विदेश थे, कब आए? तो मैंने कहा कि मैं कुछ विदेश के बच्चों के साथ आया हूँ। तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी, मतलब कि 10 मिनट का भी समय नहीं था और समय भी बहुत उचित नहीं था, मैंने एप्रोप्रिएट नहीं था। अब क्या हुआ कि जो रूस के, मैंने परिचय दिया सोवियत लैंड पुरस्कार के बारे में, तो रूस की एक लड़की ने उनसे और कुछ कहानियों के बारे में बता दिया था उन लोगों को, डिप्टी कलेक्टर या उनका आना जाना इत्यादि। तो एक लड़की ने पूछा कि क्या आप यह नहीं समझते हैं नाटक आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जनता से सीधा संपर्क नाटकों के माध्यम से होता है। तो खैर उसका जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया। अपने साहित्यकारों के, प्रिय साहित्यकारों के बारे में भी उन्होंने शरत चंद्र से शुरू किया और प्रेमचंद के बारे में कहा। तरक्की पसंद ख्याल के आदमी कथाकार थे, सहज थे, सरल थे, लेकिन गंभीर लेखन करते थे। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, एक रूसी हिंदी छात्रा, इन्होंने जब कहा कि किन किन लोगों से मैंने रूस में मुलाकात की, तो चेलीसेव है, वालानिकोव है, तो उसने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ दिया, क्या आपने रूसी लेखकों से मिलना मुनासिब नहीं समझा? जरा कठिन सवाल भी था, क्योंकि कहा कि आप जब रूस गए थे तो रूसी लेखकों से भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसको बहुत ही तुरंत स्वीकार किया कि हाँ, ये तो दूतावास का कार्यक्रम था, मैं सम्मान लेने गया था, सरकारी यात्रा पर गया था। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से निजी यात्रा में जाता तो रूसी साहित्यकारों से, क्योंकि रूस में साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है, पुतिन तो दूसरी बात है, तो वो उन्होंने इसको स्वीकार किया और काफी देर तक हम लोग वहां शरबत वरबत पी के उनके साथ मिले। तो हमारे बच्चों ने कहा, यहाँ से यूके से भी थे, पोलैंड से भी थे, हर जगह से थे, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि इस यात्रा में आए हैं तो एक भारत और हिंदी के प्रतिनिधि साहित्यकार से मिल सके। तो सम्मानों में मुझे लगता है कि उनको तो सोवियत लैंड का सम्मान बहुत पहले मिल गया था, और उसके बाद ये ज्ञानपीठ और इत्यादि, तो ज्ञानपीठ तो बहुत देर से मिला, लेकिन एक ऐसे सम्माननीय साहित्यकार थे जिन्होंने मतलब कि प्रयाग को कभी छोड़ा नहीं। बहुत लोग दिल्ली चले आए, मुंबई चले गए, लेकिन उन्होंने वहां रह करके और अपने गांव से जुड़े रहे। तो आज बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठ प्राध्यापकों ने इस पर विचार किया और कुछ प्राध्यापकीय शैली से हटकर विचार किया। मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। हाँ नारायण कुमार जी, अब जो है कि ये काफी चर्चा बहुत सार्थक रही। जी समय हो चुका है, मैं आपको ही मंच लौटाने वाली थी कि अच्छा आभार व्यक्त करते हुए सभी का। अब बाकी मनोज जी इसको रेखा जी केवल 1 सेकंड मैं लेना चाहूंगी। मैं डॉक्टर मीरा सिंह अमेरिका से बात कर रही हूँ।
और रमाकांत जी को मैं सादर नमन करते हुए एक चीज बोलना ये चाह रही हूँ कि नगरा के पास से, या नगरा रसड़ा तहसील में आता है, और वहां से इस मंच पर 3 बड़े साहित्यकार मौजूद हैं। शायद ऐसा कम हुआ होगा, जिसमें कुमुद शर्मा जी, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी और मैं खुद हूँ। मैं सभी सादर नमन करती हूँ उस भूमि को जहाँ की उपजाऊ और सोच इतनी महत्वपूर्ण है, जो इस चरम सीमा पर पहुंचकर देश और विदेश तक फैली हुई है। सादर नमन, मंच समर्पित हूँ आपको। जी नमस्ते। अनिल जी जुड़ गए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिल शर्मा जी, कोई प्रतिक्रिया आपकी हो? सबको नमस्कार। कोई सवाल? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते। बहुत दिनों बाद नमस्कार हो गया आपसे। मैं रास्ते में था, तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहा, किसी को एयरपोर्ट से मैं आ रहा था तो मैंने सुना तो कुमुद जी को, रेखा जी को, और बहुत अच्छा लगा। उसका बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के वक्तव्य में थी। और हमारा एक संस्मरण था जो नारायण जी ने अभी सुनाया कि अक्षरम के विद्यार्थी यात्रा में सरोज जी मेरे साथ थी। जी जी, अक्षरम के विद्यार्थी हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, तो हमने प्रयाग में उनके साथ एक भेंट, जो नारायण जी उस वर्ष उनके साथ गए थे, तो उसका आप भी थे साथ में? आप भी थे मैं नहीं था साथ में, मैं संयोजकों में से था। हर वर्ष विद्यार्थी आते थे, जिसमें यूके के विद्यार्थी ज्यादा प्रमुखता से होते थे। तो बाकी तो जितना उनको पढ़ा है उस पर इतनी चर्चा हुई है, जितनी चर्चा हो उतनी चर्चा कम है। मैं कुमुद जी को ऐसे सुनना अपने आप में एक अनुभव था। कुमुद जी से यद्यपि हमारी व्यक्तिगत रूप से बात होती रहती है, परंतु अमरकांत जी के बारे में सुनने का अवसर कम मिला, और जितनी उत्साह और ऊर्जा से वो बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बताते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि उनके पास सुनाने को बहुत सारी बातें थी और हमारे पास सुनने के लिए बड़ा इतने महत्वपूर्ण कथाकार है कि हम सब चाहते हैं कि उनके बारे में अधिक से अधिक जाने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी सदा की तरह बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रही थी। रेखा जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, आप जुड़े और आपने सुना। मनोज जी। जी, बहुत सार्थक चर्चा थी। संवाद इतना गहरा था कि हम सभी बहुत प्रभावित हुए, बहुत कुछ सीखा, समझा। वातायन मंच पर आयोजित स्मृत संवाद की 24वीं कड़ी को एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना के रूप में रेखांकित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी ने इस संवाद माला को आद्योपांत सुना है, सारी चर्चाएं सारगर्भित थीं और अनोखे कथा शिल्पी अमरकांत के रचना कर्म और उनके व्यक्तिगत जीवन तथा उनके साहित्यिक अवदान को विश्लेषित करती। बहुत अच्छी बात है। इसमें संवाद के प्रतिभागी विदुषियों डॉक्टर कुमुद शर्मा और प्रोफेसर रेखा सेठी तहे दिल से धन्यवाद की पात्र हैं। उन्होंने महान कथाकार अमरकांत के यथासंभव सभी छुए और अनछुए पक्षों पर प्रकाश डाला और गहन चर्चा की। यह संवाद माला अत्यंत रुचिकर और ज्ञानवर्धक रही है, खासतौर से शोध छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी। वातायन परिवार की ओर से उन्हें पुनः, दोनों विदुषियों को पुनः धन्यवाद देता हूं। दिव्या माथुर जी की प्रेरणा और उनके सत्प्रयास से सतत संचालित वातायन मंच की गोष्ठियों में प्रबुद्ध श्रोताओं और दर्शकों का शामिल होना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वे सतत इसमें शामिल होते रहे हैं और हमारी चर्चाएं सुनते रहे हैं, जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्रोताओं में, दर्शकों में अनिल जोशी जी हैं, शैल अग्रवाल जी, टोमियो मिजोकामी, डॉक्टर जयशंकर यादव, आशा देव, नारायण कुमार और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं मैं वातायन मंच की तरफ से। और इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। बहुत बहुत दिव्या जी, गोष्ठी में पहुंचते ही दिव्या जी ठीक हो गई हैं। यहाँ से बीमार गई थी, अभी दिख रही हैं कि मेरे से लग रहा है सर। इनके लिए गोष्ठी करवाना बहुत जरूरी है, कम से कम ये स्वस्थ रहें।
मैं भी वातायन मंच की आभारी हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और सुना। आप फिर अभी तो आपको और सुनना बाकी है, लग रहा है कि बस चलता चला जाए ये। हाँ, कई घंटे का भी अगर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो तो कम है। अभी तो भी आपको भी बहुत कुछ कहना है और हमें भी सुनना है, तो मे भी हम एक और कर सकते हैं इसका एक और। ये तो कई दिनों बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंसीव किया आपने रेखा जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हमेशा ही कार्यक्रम रेखा अच्छा करती हैं बहुत। हमेशा ही हमारी पूरी जो कड़ी है वो बहुत अतुलनीय है रेखा जी, अद्भुत रही है। अच्छी प्रस्तुति है इनकी।